बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये है छोटे इमरान हसन। छोटे इमरान हसन, नवाब भी कहना था साथ। नवाब छोटे वो वाले होते हैं इमरान हसन खान। हाँ ये ठीक है, नवाब खान काम है। मैंने बना दिया इमरान हसन। और ये अरमला हसन है, उतनी ही अरमला हसन जितनी ना छोटी ना बड़ी। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। जुम्मा मुबारक आप सबको, बहुत सारी रहमतें बरकतें। आज के दिन में दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम खास तौर पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए, चूँकि तरगीब दी गई है कि जुम्मे को बहुत ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। दूसरी जाने मौसम के हवाले से हम अगर बात करें, मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के भी, पाकिस्तान के अलावा भी, लेकिन ख़ास तौर पे हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की। यहाँ पे जनाब बारिशों का एक सिलसिला जारी है और स्नोफॉल भी हुई है और सर्दी की जो शिद्दत है अरमला हसन, उसमें इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत का इजाफा मैंने तभी लगा लिया था जब आप इस स्टूडियो में दाखिल हुए, लेकिन ये वो खातून है जिन्होंने कल खुद मुझे मशवरा दिया था कि आप जुम्मे को शलवार कमीज पहना करें। अच्छा, और अब जेरे तनकीद हूं मैं इनके, जेरे अताब हूं मैं इनके। You look nice, पर वो एक होता ही है, मतलब सुबह चलें अब ये कह के आपने सारे दाग धो दिया वाले। और जो कि आपको हम बता रहे कि सर्दी की नई लहर में इजाफा हुआ है। लाहौर में भी कल रात को मुख्तलिफ जगहों पे बारिश हुई है और सुबह भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। और कंपैरेटिवली चूंकि ऑब्वियसली जब हम बात करें बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की, तो ज़ाहिर बर्फबारी का कुछ न कुछ इम्पैक्ट तो इस इलाकों में भी आएगा। सो अब सुबह आई वाज डिस्कसिंग कि मुझे लगता है कि एक और सर्दी की जो मेजर वेव है ना वो आएगी। एक चीज लेकिन समझ नहीं आ रही कि बाकी सब शहरों में सर्दी में इजाफा हो रहा है, लेकिन लाहौर में पिछले 2 दिन से या सेंट्रल पंजाब में सर्दी नहीं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि कम हो रही है भाई। हवा चल रही है लास्ट डे। हाँ, लेकिन हवा चल रही है। हवा चल रही है। चले इनको लग रही है, मुझे नहीं लग रही, हालांकि इलाका हमारा एक ही है, दिमाग का फर्क है। आगे चलते हैं जी। और हमारे पास इस वक्त जो खबर है वो फुटबॉल के हवाले से है। कल अहम एक मैच हुआ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के अंदर। अहम तो नहीं था, नुमाइशी मैच था, लेकिन तमाम स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स आपको देखने को मिले और खास तौर पे 2 ग्रेट्स ऑफ ऑल टाइम कहना चाहिए, बल्कि ऐसे कहना चाहिए। रोनाल्डो एंड मेसी लोगों को इकट्ठे खेलते नजर आए एंड वंस अगेन चैंपियन है बीटन रोनाल्डो, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। रियाद में ये फ्रांसीसी क्लब है PSG। इसके दरमियान और सऊदी ऑल स्टार 11 जो रोनाल्डो की है उसके दरमियान ये मुकाबला हुआ, ये मैच हुआ। इसमें जो मेसी हैं उनकी PSG ने 4 के मुकाबले में 5 गोल किए और इस तरीके से उन्होंने ये मैच जीत लिया। किंग फहद स्टेडियम में मैच के तीसरे ही मिनट में स्टार फुटबॉलर मेसी ने PSG के लिए गोल कर दिया और इसके बाद ये जो मैच हुआ बहुत इंटरेस्टिंग रहा इमरान, क्योंकि मेसी और रोनाल्डो दोनों के फैन ऑब्वियसली दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। और कल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हमें स्टेडियम के अंदर नजर आए जहाँ पे ये मैच हो रहा था। सॉरी चले मैं बता देता हूँ जी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 34वें मिनट के अंदर पेनल्टी किक पर गोल किया। इसके अलावा हम आगे बढ़े तो PSG ने 9 मिनट बाद फिर बढ़तरी हासिल की। पहले हाफ के जो आखिरी लम्हात थे इसमें रोनाल्डो ने गोल करके मुकाबला 2-2 से बराबर किया। यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए और वाज़ेह रहे कि इस नुमाइशी मैच को यादगार बनाने के लिए सऊदी अरब की जो जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी है उसके सरबराह की जानिब से इस मैच के एक खुसूसी टिकट की नीलामी का फैसला किया गया था और इसकी जो रकम है वो चैरिटी के लिए दी जाएगी। अर्जेंटीना के स्टार लियो मेसी जिनकी हम बात कर रहे हैं और पुर्तगाल के रोनाल्डो, इनके दरमियान ये दोस्ताना मैच और जिस टिकट की हम बात कर रहे हैं ये 59 करोड़ रुपए में फरोख्त हुआ। सिर्फ एक टिकट पाकिस्तानी तकरीबन ये 26 लाख डॉलर्स बनते हैं, 26 लाख डॉलर। और इस खुसूसी टिकट की जो नीलामी हुई उससे देखते ही देखते 26 लाख डॉलर तक पहुंची, जो पाकिस्तानी अराउंड 60 करोड़ बनता है। और उसे खरीदने वाले को मौका मिला बल्कि इनफैक्ट कि वो खिलाड़ियों के साथ तस्वीर बनवाता, लॉकर रूम तक भी रसाई हासिल थी। और ये सारी यहाँ के जो सऊदी अरब के एक ताजिर थे मुशर्रफ अल गामिदी, उन्होंने 26 लाख डॉलर यानी 59 करोड़ में ये टिकट खरीदी और उनके लिए ये वर्थ इट था क्योंकि उनको इतने बड़े स्टार फुटबॉलर से मिलने का मौका मिला, साथ वो ड्रेसिंग रूम के अंदर। एंड विद दैट आई थिंक मुशर्रफ अल गामिदी की बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रही है क्योंकि अब पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। 59 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में उन्होंने दुनिया भर का फेम खरीदा है और सबसे मुश्किल काम है फेम ना दुनिया में। आई थिंक सो इट्स अ बिग थिंग। खैर नुमाइशी मैच था और अब रियाद बढ़ रहा है उस जानिब जिसमें पूरी दुनिया की नजर रियाद की तरफ आ रही है, सऊदी अरब की तरफ हो रही हैं। हम इसके बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन लियो मेसी और रोनाल्डो फैंस दोनों के लिए कल एक बहुत खूबसूरत दिन था, ये बात हम करें। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मैशत की।
because it's declining. ये क्या था? मैं कर्व बता रहा था, वो जो कर्व है ना वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये कभी भी हम बहुत खुशी से नहीं कहते, कोई एक्साइटमेंट इसके अंदर नहीं होती। जैसी सूरत हाल बन रही है, गैर यकीनी है मईशत के अंदर बहुत ज़्यादा। जो स्टेट बैंक के गवर्नर की परसों आपने गुफ्तगू सुनी थी, लोग रो पड़े उनके सामने, ताजिर इतने परेशान हैं। आइंदा 2-3 माह में हम ऐसे लगता है कि शायद इलेक्शन की तरफ चले जाएं, मगर मईशत की बहाली के लिए कोई रोड मैप अभी तक नज़र नहीं आ रहा। जो पॉलिटिकल फॉल आउट है, इसके डर से हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं कर पा रही, हिचकिचाहट का शिकार हो रही है, अवाम महंगाई से मुसलसल परेशान है। ये वो बातें जो हम रोज़ करते हैं। दूसरी जानिब ये जो सूरत हाल है, इसकी एक मिसाल कराची में भी देखने में आई। आपको मालूम ही है, जहाँ एक ताजिर ने अपने जो कारोबार की चाबियां थी, जैसे कि मैंने जिक्र किया, वो गवर्नर स्टेट बैंक को पेश की। उन्होंने कहा जी हम तो अब इस काबिल नहीं रहे हैं, हमसे तो अब ये नहीं होता है, क्योंकि स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ को शदीद क्रिटिसाइज़ किया गया, ख़ासतौर पर उन लोगों की वजह से जिनकी इंपोर्ट्स आई हुई हैं, जिनके जो मुख्तलिफ कार्गोज़ हैं वो खड़े हुए हैं, लेकिन उनको क्लियर नहीं किया जा रहा ड्यू टू द डॉलर शॉर्टेज। तो ये सूरत हाल बन रही है। और दूसरी जानिब तमाम नजरें IMF प्रोग्राम पर लगी हुई हैं, लेकिन ये प्रोग्राम 3 माह से तातुल का शिकार है, जिसके बायस दोस्त मुल्कों ने भी कर्ज देने के लिए शराइत सामने रखना शुरू कर दी हैं। सऊदी वजीर खजाने ने वाजे किया है कि पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, मगर पहले पाकिस्तान मौशी इस्लाहात करे। ये खबरें भी आ रही हैं जी कि वर्ल्ड बैंक ने भी $1.1 अरब कर्ज की मंजूरी मौखर कर दी है, और इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। फिलहाल जो बज़ाहिर 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं वो ये कि IMF की शराइत मानकर सख्त फैसले किए जाए और प्रोग्राम बहाल कराया जाए, और महंगाई के मारे अवाम पर एक और बोझ डाला जाए। दूसरी ऑप्शन ये है कि सख्त फैसलों से गुरेज करे और डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। मगर खबरें आ रही है कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जो कोशिशें हैं या जतन है वो शुरू कर दी हैं, सख्त शराइत मानने के लिए तैयार हो गई है, और IMF को इत्मीनान में लेने के लिए मजीद सख्त फैसले करने का भी जो कह लें उस पर भी अमल दरामद की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मिनी बजट की तैयारी भी दूसरी जानिब जारी है। कल इस बारे में भी बात हो रही थी। इसमें जो फ्लड लेवी है समेत तकरीबन 200 अरब रुपए तक मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान है। नए टैक्सेस लगने से पेट्रोल में इजाफा हो सकता है, बिजली, गैस वगैरह, आपको पता है। दूसरी जानिब जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं आयशा गौस पाशा साहिबा, उन्होंने खबरदार किया है कि इस प्रोग्राम की बहाली के लिए सख्त फैसले करने जा रहे हैं। तमाम तबकों को बोझ बर्दाश्त करना होगा। तमाम तबकों के लिए होता मिनिस्टर साहिबा, ये तो उन तबकों के लिए होता है जो पहले ही दबे पड़े हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना जो शौकत तरीन साहब है, उनका ये दावा है कि मुश्किल फैसले किए तो हुकूमत अगले 2 हफ्तों में भाग जाएगी। पॉलिटिक्स हो रही है इस पर भी। हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं और पूछते हैं। खाकान साहब, सबसे पहले तो सुबह खैर, कैसी है आपकी सुबह? आप ठीक ठाक हैं? Good morning. Thank you for having me. Things look a little better than they did yesterday. That's really great. यहाँ पे जो सूरत हाल इकॉनमी के हवाले से एज यूजुअल डॉक्टर खाकान बहुत अच्छी नहीं है। कल की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग हुई कल नून लीग के रहनुमाओं की, और उसके बाद जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले भी मुश्किल सूरत हाल से निकाला है, अब भी निकालेंगे, और ऐसा लगता है कि नून लीग अब दोबारा खुद को दे आर गियरिंग अप कि हमने इस सूरत हाल को किस तरीके से लेके चला। एंड मे बी देव गॉट अ स्ट्रेटजी एज वेल, क्योंकि पहले तो नजर नहीं आती थी। आप कोई शिफ्ट देख रहे हैं कल की इस डेवलपमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज के अंदर टुवर्ड्स इकोनॉमी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक 2 बातें हैं। एक तो यह है कि तशवीश का लेवल जो है, जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत ही सीरियस हैं। एक बहुत ही थ्रेटनिंग सी सिचुएशन है जहाँ पे रिजर्व्स खड़े हैं, और आपने बिल्कुल ठीक रखा कि जो इंपोर्ट्स हैं वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे। $4.6 बिलियन के रिजर्व्स हैं, ये 1 माह की इंपोर्ट्स को भी नहीं कवर करते। अर्मिला ने 2 ऑप्शंस रखे, बिल्कुल ठीक रखे। ऑप्शन नंबर 1 एक्चुअली इज द ओनली ऑप्शन। डिफॉल्ट घाना या श्रीलंका ऑब्वियसली की तरफ नहीं जाना, उन्होंने अपने आप को डिले किया। वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो 70 या 100% है। वहां पे आपको पेट्रोल की लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, वहां पे फार्मास्यूटिकल अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली उसके लिए जाना। ऑप्शन नंबर 1 इज द ओनली ऑप्शन। अब मसला यह है कि ऑप्शन नंबर 1 25 अक्टूबर को शुरू होनी थी। इससे क्या मतलब है? ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये होता है कि IMF की एक टीम आती है रेसिपिएंट कंट्री में, उनके साथ 9 दिन का एग्जैक्टली एक ये होता है। मैंने पाकिस्तान के मेरा ख्याल है 20-22 रिव्यू करवाए हैं, 12 पुराने उसमें जो 2016 का प्रोग्राम था, और फिर इस प्रोग्राम में भी वो 9 दिन हम उनसे इंटरैक्ट करते हैं, जो भी रेसिपिएंट कंट्री हो। और अगर उसमें जो पाकिस्तान की 3 चीजें डिस्कस होती हैं, एक तो यही कि जी रिजर्व्स और जो माली यानी कि एक्सटर्नल अकाउंट है, इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। ठीक है। इस वक्त
ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज डॉलर ऐसी ना हो जाए कि अनबेरेबल हो जाए। अभी तो फिर भी आपको फार्मास्यूटिकल मिल जाती हैं, अभी तो आपको दालें इंपोर्ट हो रही हैं, व्हीट इंपोर्ट हो रही है, सो उसमें से निकालना। आई थिंक गवर्नमेंट अ बिट फोर्स्ड एंड अ बिट ऑफ अ रियलाइजेशन। मैं इन दोनों को कहूंगा कि ये इंटरसेक्ट किए हैं गवर्नमेंट में, और उन्होंने अब ये फैसला किया है कि हम IMF की तरफ बढ़ेंगे। पर ये तो पहला मरहला है, इसमें आपने सारे फैसले भी करने हैं, हम फैसलों पे भी बात कर सकते हैं, और फिर IMF के साथ वहां पे एग्रीमेंट करना है जहां पे मुल्क को आप बचा भी लें इन मुश्किलात से, और जो बोझ है जैसे आप कह रहे थे वो उन तबकात पर ही पड़े जो इसको सह सकते हैं। ये है ओवरऑल सिनारियो जिसमें हम हैं। अभी भी एवरी आवर इज इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं हर दिन इंपॉर्टेंट है, दैट्स नॉट करेक्ट। Every hour is important. डॉक्टर खाकान, जिस तरह से अभी आपने IMF प्रोग्राम की बात की कि हमारे पास दिस इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ, बट हमने जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तो उस वक्त भी हमने सूरत हाल देखी थी कि वो IMF प्रोग्राम के पास जाने से काफ़ी हद तक उन्होंने ताखीर की, गुरेज किया, जिसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो बहुत क्रंच सूरत हाल में गई। और यही कुछ हमने इस हुकूमत में भी देखा कि जब इसहाक डार साहब भी आए तो उन्होंने दोस्त ममालिक से रवाबित बढ़ाना शुरू किए कि हमें हेल्प वहाँ से मिल जाए और हम IMF की तरफ ना जाना पड़े। सो ये जो ताखीर है ये हमारे लिए आइंदा आने वाले दिनों में भी कितनी नुकसानदेह हो सकती है, अभी भी चूंकि हम इस क्रंच की सूरत हाल में तो हैं। सर मिला, अगर मैं आपसे एक वाकया शेयर करता हूं जिसका आपने जिक्र किया, जब PTI ने टेक ओवर किया तो पहली मीटिंग थी, एंड मैं बिल्कुल सामने ही बैठा था जहां पे ये मीटिंग हो रही थी, और जो डिसीजन मेकर्स थे पॉलिटिकल उस पे, तो मैंने तब भी उनको कहा था कि चूंकि एक इतना बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज बन गया है तो हमें फौरी तौर पे IMF की तरफ जाना चाहिए। ये नहीं था कि ये रियलाइजेशन नहीं थी, बट जब भी हर हुकूमत आती है मैं कहता हूँ कि उनको थोड़ा सा लैग टाइम लगता है। लैग टाइम से मेरा मतलब ये है कि उनको थोड़ा सा पूरी जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको समझने में, उनकी जो सिवेरिटी है उसको जज करने में, और फिर अपना लाए अमल बनाने में ये एक लैग टाइम हमेशा लगता है। सो ये अभी जो चूंकि एक नए वजीर खजाना आए हैं, उन्होंने कहा कि वो हालात का जायजा लें, एक नई फाइनेंस टीम ने टेक ओवर किया है। सो आई थिंक ये लैग टाइम लगा है। मसला हमारे साथ ये है कि हमारे पास इस दफा ये लैग टाइम है नहीं है। इसकी मिसाल ये है कि 2021 दिसंबर में ये जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, आप लोग हैरान होंगे, 18 अरब डॉलर पे थे, एक कंफर्टेबल सी पोजीशन थी। आज वो 4.6 बिलियन डॉलर पे। सो अब आई थिंक वो रियलाइजेशन आ गई है। आपने दुरुस्त कहा, जब भी नई हुकूमत आती है उसको एक टाइम लगता है, बट ये तब खत्म होगा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इलेक्शन साइकिल आ रहा है कि जो भी गवर्नमेंट नई इन द वेटिंग हो, ऑपोजिशन हो या इनकम्बेंट हो, उनको आउटसाइड गवर्नमेंट प्रेपरेशन करनी चाहिए कि जब हम गवर्नेंस टेक ओवर करेंगे तो हम डे वन से कैसे मूव करेंगे। आई थिंक दैट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो लैग टाइम फिनोमिनन है, एक तो मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहले तो ये आपने थोड़ा सा उसका जिक्र भी किया, लेकिन ये लैग टाइम पहले हमें इतना हर्ट नहीं करता था, अब क्यों कर रहा है? पहला हिस्सा है मेरे सवाल का। और दूसरा ये कि जब IMF के बुनियादी तौर पर क़याम का मकसद ही ऐसी इकोनॉमीज को साथ लेकर चलना है जो वल्नरेबल इकोनॉमीज हैं, तो और जाहिर बात है हमें भले हमारी अपनी गलतियां भी होंगी, हमारी स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है वो भी होंगी, लेकिन हमें क्लाइमेट चेंज ने भी तो हिट किया है, हमें टेररिज्म ने भी तो हिट किया है, तो ये एक उसका तसलसल भी तो है। तो IMF जैसा इदारा जिसको हमें समहाउ सपोर्ट भी करना चाहिए, वो क्यों फिर इतना हमें टफ टाइम दे रहा है? इस पर भी जरा मैं चाहूंगा आप इशारे ख्याल कीजिए। तो पहला सवाल ये है कि अगर नॉर्मल हालात चल रहे हों इकोनॉमिक और नई हुकूमत टेक ओवर भी करे, तो पहले कुछ माह जो है आप एक नॉर्मल से हालात में रहते हैं। हुआ यह है कि 2013 में जब PMLN आई तो तब भी माय एडवाइस, और अब वो वजीर खजाना है, यही थी कि इमीडिएटली फंड में जाना चाहिए क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज था। 2018 में आपको याद है कि जब हुकूमत PMLN की जा रही थी तो 19.3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट था। ये फिगर तो आपको पता है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में कहा गया। सो यू नो माय 14-year-old son also remembers this figure from a couple of years ago, so सबको मालूम है। अब जब आप ये देखिए कि 2022 में आ रही थी PMLN की गवर्नमेंट, तो अगेन ये फिगर 17.5 अरब डॉलर पे था। वजह यह है कि हम परपेचुअल करंट अकाउंट के एक डेफिसिट में आ गए हैं, हम उससे निकल नहीं पा रहे। उसके एक बहुत कलीदी मसाइल भी हैं,
हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। सब चीजें साइड पे, दिस इज द बिगेस्ट इशू। पर दूसरा मसला ये है कि इस दफा ये भी हुआ है कि एक दफा कमोडिटी प्राइसेस का जो हाइक आया, जो सप्लाई शॉर्टफॉल्स आई, उन्होंने भी इंपैक्ट किया है। सो ये चूंकि इतना क्विक हो गया ये साइकिल, तो अब जो भी गवर्नमेंट आती है उसको प्रेपरेशन बहुत बेहतर चाहिए। आपका दूसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए, एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर ये है कि IMF बना ही इस चीज के लिए है कि जिन ममालिक में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, अब मैं आपको मिसाल देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे, 30 जनवरी को 30th of January बांग्लादेश का बोर्ड अप्रूवल हो जाएगा IMF प्रोग्राम का। उनके रिजर्व्स आई थिंक $34 बिलियन के हैं। उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो हमारी तरह उतना चैलेंजिंग नहीं है। उन्होंने गैस के निर्ख 180% बढ़ाए हैं अभी। क्यों? क्योंकि दैट वाज द थिंग टू डू। सो कहने का ये मकसद है कि हर जो मुल्क प्रीएम्प्टिवली चला जाता है तो वो बांग्लादेश बनेगा, जो वेट करता है वो श्रीलंका और घाना की तरफ जाता है। पाकिस्तान को अभी IMF का जो दामन है वो छोड़ना नहीं चाहिए, उनकी सपोर्ट रखनी चाहिए ताकि वो शॉर्ट टर्म जो नीड्स हैं आपकी वो पूरी करें। बट असल मसला ये है जिसकी अब बात शुरू हुई है मुल्क में, जो मैं पिछले मेरा ख्याल है 12 साल से कह रहा हूं कि PIA को बेच दीजिए, एनर्जी सेक्टर को बेच दीजिए। आप डॉक्टर साहब ले भी तो तब ना, अब जो हालात है इसके बाद लेने किसने? आप जिस हालत में हम बेचेंगे तो ये वही है जैसे एक आम शख्स कर्जे के नीचे आ जाए तो घर की चीजें होने पौने बेच दे। बात आपकी ठीक है कि ये ऐसे सफेद हाथी हैं जो एक अरसे से हमारी कौम के बच्चों का पैसा इधर जा रहा है, जो उनकी तरक्की पे जाना चाहिए, तालीम पे जाना चाहिए। अच्छा, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट जी, हर चीज मुड़जुड़ के डॉक्टर साहब सियासत पे आती है। आप वैसे तो एक फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स के माहिर हैं, लेकिन आपका चूंकि वास्ता सियासी जमातों से भी है और डायरेक्टली है, ओब्वियसली आपने काम किया है, तो क्या हर चीज का हल इस वक्त एक स्टेबल गवर्नमेंट और इलेक्शन ही है, या ये जो हुकूमत अपना टाइम गेन कर रही है चूंकि उसने अपना पॉलिटिकल कैपिटल बकौल उनके बहुत गंवाया है, एंड देन दे नाउ दे वांट टू रीगेन इट, और उसके बाद इलेक्शन में जाना चाहते हैं। थोड़ी सियासी बात हो जाएगी लेकिन कर दीजिए चूंकि आप समझते हैं। आपका क्या ख्याल है इस पे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को अगर जो फैसले हैं वो ले लेने चाहिए। अगर ये फैसले 2-2.5 माह पहले भी ले लेती तो शायद आज ये जो रुपए में एक डिस्कम्फर्ट है ये दूर हो जाता, इनफ्लोज डॉलर के बढ़ जाते। तो ये फैसले ले लेने चाहिए, चाहे वो 3 महीने की है या 6 महीने की है। दूसरा ये है कि मैं तो हमेशा इन सब पार्टी से इस वक्त ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी मुल्क को दे दीजिए। लेट्स राइज अबव द थिंग्स, और ये सिर्फ डिटरमिन कर लें कि इलेक्शन साइकिल क्या होगा कुछ। और ये कहना, ये लोग बहुत बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, चलें अच्छी चीज है, मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल है इस हाइटेंड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में। बट चूंकि मैं तीनों से बात करता हूं, और एंड आई से दिस ओपनली कि बिकॉज आई एम प्रोफेशनल एंड हुएवर नीड्स हेल्प आई ट्राई टू हेल्प, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सर्व करते हैं। मैं सबको ये कह रहा हूं कि आप चार्टर ऑफ सर्टेनिटी तो दे दीजिए ना, कि आई मीन वी आर मैच्योर इनफ एज इंडिविजुअल्स कि मैं और आप, हम तीनों बैठ के ये तो डिसाइड कर सकें कि इलेक्शन चले, अक्टूबर में होना है, प्रोविंशियल का कब होना है, एंड यू नो एमिकेबली। बाकी मेरा और आर्मिला का अगर डिसएग्रीमेंट पावर सेक्टर को ना बेचने पे है, वो अपनी जगह कायम रहेगा, लेकिन एक सर्टेनिटी की कैफियत तो आनी चाहिए मुल्क के अंदर, और एक डेट या एक साइकिल डिसाइड होना चाहिए कि इलेक्शंस की तरफ जाना है या नहीं जाना, ताकि कुछ पिक्चर क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। नजीब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। इकोनॉमी के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर खाकान के मुताबिक IMF इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर सकती है। ब्रेन्स जो कि हमें अच्छे से लीड कर सकते हैं। खैर, वी हैव टू शेयर अ स्टोरी विद यू, थोड़ा सा लाइट करते हैं आपकी मूड को। इतनी इंटेंस इकोनॉमी की गुफ्तगू के बाद अल्लाह करे हम सबके मसाइल हल हों, पाकिस्तान इस भंवर से निकले। आपको कुछ क्रिकेट के हवाले से हम बात कर लें। इफ्तिखार अहमद जो हैं BPL खेल रहे हैं, और अच्छा, लेट मी टेक दिस लिबर्टी टू से चाचा इफ्तिखार, बिकॉज़ वी लव कॉलिंग हिम। वैसे ही इज वेरी नाइस पर्सन, ही इज वेरी नाइस प्लेयर। नहीं, वो माइंड करते हैं, अभी उनकी सेंचुरी की बात होने लगी है। इन्होंने जी नुमाइंदगी करते हुए जो BPL में अपनी टीम की 45 बॉल्स के ऊपर इन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, और 9 छक्के और 6 चौके शामिल हैं, और इनकी T20 करियर की ये पहली सेंचुरी है इफ्तिखार अहमद की। फॉर्च्यून बोरेशल की जानिब से ये खेल रहे हैं रंगपुर राइडर्स के खिलाफ। हाँ, रंगपुर राइडर्स के खिलाफ इन्होंने ये मैच था, और 20 ओवर में 4 विकेटों पर 238 रन दाग दिए गए, और इफ्तिखार स्कोर्ड 100 विद शकीबुल हसन साहब, जो कि वहाँ के मकामी प्लेयर हैं। तो ये मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये डुओ खेल रहा होगा
लोगों ने कितना एंजॉय किया होगा, इतनी हार्ड हिटिंग, और शकीब के वैसे फैंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसकी इस इनिंग एंड पे इफ्तिखार सेड डोंट डेयर कॉल मी चाचा अगेन, आई हैव स्कोर्ड 100 ऑन 45। नहीं कहा नहीं है, मतलब दिल में तो कहा ही होगा। आपने उनको चाचा बोला। यार आई विल नॉट, इफ्तिखार भाई आप बहुत फिट आदमी है, मतलब 100 ऑन 45। और हारिस को छक्के बड़े ठोके इन्होंने। हारिस शादी के बाद बहुत मार खा रहे हैं आप, क्या? अच्छा ब्रेक ले ले भाई, आप तो पूरी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब कुछ कराची की बात कर लेते हैं। बल्दियाती इंतखाबात पहले ना होने के खिलाफ एहतजाज हुआ करता था, अब जब बल्दियाती इंतखाब हो गए हैं तो होने पे एहतजाज हो रहा है कि नताइज ठीक नहीं हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें मोहतजिज नजर आती हैं और धांधली का शोर हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, उनका ये कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में जो वोटर टर्नआउट था ये 25% से जायद रहा। इलेक्शन वाले दिन ना अमला था, न वक्त पर पोलिंग शुरू हुई, जब पोलिंग खत्म हुई फॉर्म 11-12 नहीं दिया जा रहा था। उसके अलावा जो पोस्ट पोल धांधली है उसकी भी खबरें आई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अपनी मर्जी के नताइज के लिए उनका तकर्रुर किया गया, और जो मुख्तलिफ बल्दियाती इंतखाबात के नताइज हैं इसके साथ मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा खिलवाड़ किया गया और ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी की गुलाम बनकर रह गई। हाफिज साहब ने यह भी कहा। जवाब में सईद गनी साहब भी आए, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी। उन्होंने कहा कि कराची ने इमरान खान को मुस्तरद किया जमात इस्लामी के खिलाफ, जहां दोबारा गिनती हुई है वो एहतजाज करते हैं। खातून रिटर्निंग ऑफिसर पर हमला किया गया, धमकियां दी जा रही हैं, और फिर इस तरह के बयानात मुसलसल हरमला सामने आ रहे हैं। हाफिज नईम और जमात इस्लामी को सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए, और इत्तलात ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कोशिश है, और इस सिलसिले में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान वफ्द की मुलाकात भी हुई है और पीपल्स पार्टी की जानिब से यकीन दहानियां भी कराई गई हैं। दूसरी जानिब जी कराची में होने वाले हालिया बल्दियाती इलेक्शन में हम बात करें धांधली से मुतल्लिक, जमात इस्लामी की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है, और दरख्वास्त पर जो समाअत है 23 जनवरी के लिए मुकर्रर की गई है। इसी हवाले से बात करेंगे। उसामा रज़ी साहब मौजूद है, नाइब अमीर जमात इस्लामी है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो हम अभी मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान, हम इसकी सूरत हाल पर जानना चाहेंगे, और कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसमें जो धांधली का शोर हर तरफ हमें सुनाई दे रहा है, इस पर आप लोगों का क्या स्टांस है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धांधली से ही शुरू करते हैं जी। देखिए, दुनिया भर में जमहूरियत जो है किसी भी वो कौम के जो आगे बढ़ना चाहती है, जो तरक्की की जानिब गामजन होती है, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी वदियत करदा यही उसूल है, और दुनिया के अंदर भी इंसान अपने इल्म से उसी नतीजे तक पहुंचा है कि जमहूरियत ही जो है वो किसी कौम को आगे लेकर बढ़ सकती है, और इसी के ज़रिए पूरी कौम का इनपुट जो है वो कौमी तरक्की में शामिल होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम 21वीं सदी में होने के बावजूद सियासी और जमहूरी तौर पे यूनान के दौर में खड़े हुए हैं, सन 1600 में, सन 1400 में, सन 1200 में खड़े हुए हैं, और वही सारे पुराने तर्ज अमल हैं, वही मैनुअल राइटिंग है, वही जो है घिसा पिटा तरीक़ाकार है, और इन सब पे बढ़कर यानी करेला और नीम चढ़ा सूरत हाल ये है कि वही बदतरीन धांधली है, वही जालिमाना हथकंडे हैं, वही हुक्मरानों का जबर है, वही धांधली, वही धांधला, वही सारे जो लूट खसूट है और जो एक जोर ज़बरदस्ती है वो सारे इख्तियार किए गए। यानी टेक्निकली भी फिजिकली भी हर तरह से जो है इंतखाबात के ऊपर इस हुक्मरान मुसल्लत तबके ने अपने असर व रसूख जो है वो डालने की कोशिश की है। जो प्री पोल रिगिंग है इस कदर बेतहाशा है, वोटर लिस्टों की बात आप करें, हल्का बंदी की बात आप करें, जमहूरी आज़ादियों की बात करें, यकसा मौक़ों की बात करें, दौलत और ताकत के इस्तेमाल की बात करें, इख्तियारात के नाजायज हथकंडों की बात करें, ये सब प्री पोल रिगिंग में होता रहा। अच्छा, फिर अल्लाह अल्लाह करके एक तरफ इलेक्शन की तारीख का ऐलान होता रहा, एक तरफ आप धांधली की बात भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप पीपल्स पार्टी से मुज़ाहरा भी कर रहे हैं, यानी कि उसी पार्टी से जिसको आप धांधली का जिम्मेदार कह रहे हैं, उसी पार्टी से जिसके खिलाफ आप कैंपेन करते हुए मुसलसल आ रहे हैं। कल तो आपने बड़ी खुशखबरियां भी कर ली, आप बैठ भी गए सईद गनी साहब के साथ, बड़ी अच्छी एक प्रेस टॉक भी हो गई हाफिज साहब की, और फिर उसके बाद बहुत सारे अपने जो मौक़िफ़ हैं उनसे कुछ हद तक पीछे हटने की भी वाइब्स आ गई हमें। तो ये बेसिकली जमात इस्लामी क्या समझौते की सियासत कर रही है? नहीं, देखिए अभी हमने मुज़ाकरात शुरू ही नहीं किए हैं। पीपल्स पार्टी ने उनका चीफ मिनिस्टर ने हमें फ़ोन किया कि आपकी जो शिकायत हैं हम इसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। सियासी अमल में जमात इस्लामी उस सियासी कल्चर पे यकीन रखते हैं, और यही हम आवाम को भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं
कि सियासी अमल में पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, नजरियात के ऊपर, उसूलों के ऊपर मजबूती से खड़े रहना चाहिए, मिलना मिलाना जारी रखना चाहिए। अच्छा। और अगर कोई हमारी शिकायत के इजाले के लिए आता है, हम उसके साथ भी मुलाकात करेंगे, लेकिन उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आवाम के हुकूक पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर खड़े में, कल जो वो आए थे, हम अच्छी तरह माकूल तरीके से सबसे मिलना चाहिए, माकूल तरीके से अपने सियासी मुखालफिन से भी मिलना चाहिए। चूंकि वक्त का मुझे कतई कलामी करना पड़ती है। जी, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी लवाजमात है, क्योंकि आपकी जमात तो एक अरसे से, आई थिंक सिंस 2002 आपको कोई पावर मिली नहीं है जिसके बाद आप प्रूव कर पाए, दो कि आपका जो स्ट्रीट स्ट्रक्चर है काम करने का वो बड़ा अच्छा है। मैं जाती तौर पर उसको विटनेस करके आया हूं, बल्कि आपसे भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था बैक इन 2018। इस सारी सूरत हाल में ऐसा क्या है जिसके बाद आप ये क्लेम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पे आपको सबकत है? उनके पास तो हुकूमत रही है, वो कहते हैं हमने पहली इलेक्ट्रिक बसें चला दी, हमने कराची के अंदर सड़कें बना दी, एंड बला बला, वो जो गिनवाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, मैंडेट आपके पास है, लोगों ने आपको मुंतखब किया? देखिए, जो टर्न आउट हुआ है इस वक्त, वो 25% प्लस माइनस आप कर लें। उस टर्न आउट में जमात इस्लामी के जो वोट हैं वो 4.5 से 5 लाख वोट हैं। पीपुल्स पार्टी के टोटल वोट 2.5 लाख से भी कम हैं। पीटीआई के टोटल वोट 2 लाख प्लस माइनस हैं। अगर आप इन दोनों पार्टियों के वोट मिला लें और जमात इस्लामी के वोट मिला लें तो हमारा तो वोटर यानी वोटिंग की जो पावर है वो इन दोनों बड़ी पार्टियों से ज्यादा है। और सीटों की तादाद आप देखें, सीटों के एतबार से भी हमें 95 सीटें हमने जीती हैं। लेकिन पोस्ट पोल जो रिगिंग हो रही है कि जो है बैग्स खुलवाए जा रहे हैं, आरओज के जरिए बैलेट पेपर जाया किए जा रहे हैं, जिन हलकों में डिफरेंस कम है और जिन हलकों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कहीं हजारों का डिफरेंस है, वो भी जाया किया जा रहा है। कहीं 100, 150, 60, 65 का डिफरेंस है, वो तो कोई मसला ही नहीं है इनके लिए। ये वाली जो सूरत हाल हमने छीनने का अमल है। ठीक है, अच्छा, अब अगली हिकमत अमली क्या होगी? एहतजाज तो आपकी जमात कर रही है, तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि जी कराची के अंदर धांधली हुई है, इलेक्शन दोबारा कराया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने जिन 6 हलकों पे आपको इतराज है उसका नोटिस तो लिया है, आपको लगता है कि अगर आपके इतराजात या तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं या फिर भी एहतजाज करेंगे, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे? हिकमत अमली आगे क्या होने वाली है आप लोगों की? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस लिया है वो कराची में फराहम करदा जो इंतखाबी अमला था उस पर इलेक्शन कमीशन का अदम एतमाद है और हम उनकी इस स्टेप को, इसका खैर मकदम करते हैं। जो हमारी अगली चीजें हैं उसमें एहतिजाज, जाहिर है एहतिजाज आदमी उस वक्त करता है जब उसके गले में कोई फांस चुभती है। अगर कोई फांस नहीं होगी तो कोई क्यों चीखेगा? लिहाजा हम तो ये कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया, लेकिन जो हो गया भाई उसको कबूल तो करो, उसको तस्लीम कर लो। मैं पीटीआई के दोस्तों से भी ये कहता हूं और हम सबसे मुलाकात करेंगे। अभी हमने राब्ते और मुलाकात मेयरशिप के मसले के ऊपर अभी तक शुरू ही नहीं किया है, लेकिन हमारा जहन ये है, हम चाहते ये हैं कि ये जो पोलराइज सियासत है, ये जो दुश्मनी की सियासत है, इसके बजाय इश्यूज की सियासत आगे बढ़े। और कराची का बुनियादी इशू ये है कि कराची की तामीर और तरक्की और कराची की बहाली बहुत जरूरी है। कराची जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो तबाह बर्बाद हो गया है। जो दुनिया के 5 बड़े शहरों में से एक शहर है, वो खंडर बन गया है इन हुक्मरानों की वजह से। ठीक है, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। सॉरी, मेरी बात रह गई। हम ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड ले, एक ऐसा कल्चर हम आगे बढ़ाएं कि जिसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मिलजुल कर अवाम के कॉमन कंसेंसस के साथ पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करें। टाइम हमारा साहब खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। पाकिस्तान की अहम जमात है जमात इस्लामी, और कराची की ओबियसली बहुत अहम जमात है, उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचा इस सारी सूरत हाल के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैक टू एक्सप्रेसो। आपको पता है कि एक्सप्रेस न्यूज़ पर कारवा सराय का सिलसिला जारी है, जिसमें नामवर अदीब, अफसाना नगार, मुस्तनसर हुसैन तार साहब इस इतवार को और हर इतवार को जो किस नश्र होती है इसमें नूर जहां के हवाले से बात कर रहे हैं। और इमरान, आपको पता है कि नूर जहां दुनिया के लिए मेलोडी क्वीन थी, वहाँ दुनिया उनके गानों की शोहरत से तो वाकिफ है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ या अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो कितनी सेंसिटिव माँ थी और बच्चों से उनको किस कदर लगाव था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बात है। और
जाहिर बात है ये बातें वो हर किसी से नहीं करती थी। हर माँ का बच्चों से लगाव तो होता है। मलका तरन्नुम कुछ मुख्तलिफ नहीं थी इसमें, अपने बड़े बेटे छोटे बेटे के हवाले से वो अक्सर इजहार ख्याल किया करती और आपको पता है इजहार ख्याल वो मैमूना मुस्तनसर और सैदार से करती थी। क्या एहसासात शेयर करती थी आपको जरा सुनिए जरा। यहाँ जब कभी किसी महफिल में दाखिल होती या किसी दावत में तो जाहिर है कि वो तमाम लोगों से मिलती, उनका हाल पूछती, और अक्सर मैंने देखा कि मेरी बेगम मैमूना अगर हम वहाँ पे मौजूद होते तो वो उनको लेके एक तरफ बैठ जाती। एक रोज़ जब वापसी पे इसी किस्म की एक दावत से वापस आ रहे थे तो मैंने मैमूना से पूछा, मैंने कहा कि ये तुम्हारी बड़ी गूढ़ी छिनती है आजकल मैडम से, बातें क्या होती हैं? तो मेरी बेगम ने एक अजीब बात कही। उसने कहा कि देखो मैडम जो हैं वो बहुत दुखी औरत, हम उनको हंसता खेलता देखते हैं, एक सुपरस्टार देखते हैं, एक सेलिब्रिटी देखते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी हैं और एक औरत हैं। जब भी वो बैठती हैं मुझसे मेरे बाल बच्चे के बारे में दरियाफ्त करती हैं, उनको दुआएं देती हैं और फिर अपने बच्चों को याद करती हैं। मसलन कहेंगी कि मुझे अकबर का बड़ा फ़िक्र रहता है, उसका कोई प्रॉपर जॉब नहीं है, फ़ोटोग्राफ़ी करता है और उसको सपोर्ट भी मुझे करना पड़ता है। असगर जो है छोटा साथ हंसती भी हैं, कहती है इतना शरारती है, मुझे तंग करता है, उसको पता है कि माँ कितना प्यार करती है। तो कोई रात के 11 बजे फ़ोन आ जाएगा कि माँ हमने तो खाना ही नहीं खाया। अब मुझे पता होता है कि तंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं 2-3 हांडियाँ बनाती हूँ खुद अपने हाथ से और उसको घर ले जाके देती हूँ। तो एक औरत के जितने भी मसाइल थे वो मैडम के मसाइल भी वही थे, और उन मसाइल में वो किसी को शरीक नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका अपना एक मुकाम जो था उसमें तो हम ये ख्याल करते हैं कि इस नौइयत के लोगों को तो कोई मसले होते नहीं हैं। इतनी बड़ी स्टार, आई थिंक द लेजेंड फॉरएवर, और बच्चों से लगाव देखा आपने उनका, बहुत ही खूबसूरत। वैसे जो भी आर्टिस्ट होता है वो बेसिकली सेंसिटिव ही होता है और उसकी पर्सनल लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। नूरजहान को बेशुमार लोगों ने गाया, नूरजहान ने बेशुमार लोगों की गज़लों को गाया और अहमद फराज जैसे जो पाया के शायर थे उनको भी गाया। मगर बहुत सारी अहमद फराज की ऐसी गज़लें हैं जो हम कह लें हिट नहीं हो सकी या ज़बान ज़द आम नहीं हो सकी। अच्छा, ऐसी कौन सी गज़लें हैं फिर आप ज़रा वो भी हमें बता दें। तार साहब बता रहे हैं, बताइए जी। फैज़ साहब की गज़लें गाई, फराज साहब की गाई, और भी मशहूर लोगों की गाई। लेकिन अच्छा, अगेन मेरी ख्वाहिश है कि ज़िंदगी ने अगर कुछ मोहलत दी, कुछ वक्त हुआ यहाँ पे एक्सप्रेस वालों ने मुझे दिया, तो शायद फराज के बारे में भी मैं चाहता हूँ कि कुछ तासुरात जो मेरे हैं, जो उनके साथ दोस्ती है और जितना बड़ा वो इंसान था, आल्दो बहुत सारे लोग उनसे इख्तलाफ रखते थे, मतलब है कि शायर का यह हक़ होता है कि वो थोड़ा सा वाइल्ड भी हो जाए तो वो हो जाते थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उनके बारे में भी एक प्रोग्राम करूं। तो उन्होंने हम ज़ाहिर के फराज के साथ मेरी दोस्ती की बहुत अच्छी सतह थी और मतलब उनके साथ मजाक भी चलता रहता था, वो कभी बाद में उसका तज़किरा करूँगा। तो उनकी गज़लें भी गाईं मैडम ने, लेकिन वो उस तरह पॉपुलर नहीं हुई और मुझे समझ नहीं आई। उनकी गज़ल है प्याम आए हैं उस बेवफा के मुझे। आपने गज़ल सुनी, मुझे हैरत होती है कि ये गज़ल हिट क्यों नहीं। नशे से कम तो नहीं याद यार का आलम, ये फराज कहते हैं। फराज अगरचे उनके मुखालफीन उनको कहते हैं कि जी ये टीन एज के शायर हैं, फ़लाँ हैं। ये अक्सर इतराज़, जो भी बंदा पॉपुलर होता है ना, तो वो जो पॉपुलर नहीं हो सकते वो यही कहते हैं कि जी यंगर जनरेशन इन्हें पढ़ती है, फ़लाँ होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन फराज बड़ा अच्छा शेर कहते थे, ये मेरे साथ कैसी रोशनी है कि मुझसे रास्ता देखा ना जाए, तो बुत है या खुदा देखा ना जाए। या वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, यूं तो दिल लिए फिरते हो गलियों गलियों, यूं तो दिल लिए फिरते हो गलियों गलियों, और फिर तकरार भी करते हो खरीदार के साथ। वाह, जबरदस्त। अच्छा, वैसे मैडम की साड़ियों के भी बड़े चर्चे थे, हर इवेंट में वो नई साड़ी में नजर आती थी और तार साहब ने इस सारी गुफ्तगू में उनकी साड़ियों के हवाले से ही बात की, आपको सुनवाते हैं। खालिद साहब, मैडम की जो साड़ियाँ थी
मतलब उनमें जो वैरायटी थी, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई एक साड़ी किसी एक फंक्शन पे पहनी हो और 2 साल के बाद भी रिपीट की हो। मैं कहा मैं गिनती रही हूँ 3000 गिनी है। हाँ। फिर मैं थक गई, फिर मैंने छोड़। मेरे ख्याल में मैडम जैसी शख्सियत के बारे में जैसे बोलना बनता है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिब्यूट ये चल रहा है। डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस संडे 7:05 PM 7:05 पे एक्सप्रेस न्यूज़ पर कारवां सराय विद द लेजेंड तारड़ साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद भी। सिंस इट्स फ्राइडे, तो फ्लैग्स होता है फ्राइडे को। आज सना हमायूं फिनलैंड के एम्बेसडर के साथ बैठी हैं, उनसे क्या बात करी है पाकिस्तान फिनलैंड रिलेशनशिप के हवाले से, देखते हैं आज का फ्लैग्स। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स। और फ्लैग्स के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ फिनलैंड हानू रिपाती, and he is a resident ambassador. So for जनाब सफ़ीर, मैं आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। in Pakistan, Islamabad and in our studio definitely. Thank you very much for having me. अपने स्टूडियो में मदद करने पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। To this wonderful country. Thank you. And first of all, I would like सबसे पहले मुझे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट सफ़ीर में फ़र्क बताएं। ambassador and non-resident ambassador. What is the difference between both? रेजिडेंट सफीर वो होता है जो उस मुल्क में रह रहा हो। पाकिस्तान में जो भी सफीर इस्लामाबाद में रह रहे हैं वो रेजिडेंट एम्बेसडर कहलाते हैं। नॉन रेजिडेंट सफीर किसी और मुल्क में रहते हैं, लेकिन वो जिस मुल्क के सफीर हैं वहाँ आते जाते रहते हैं। हम लोगों ने मुआशी हालात के पेश नजर 10 साल पहले पाकिस्तान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया था। A resident embassy here, and I am the first resident ambassador here in this new reopened embassy. Oh wow, so we'll be looking forward to have a Finland embassy in Pakistan finally. Why there was अभी तक पाकिस्तान में फिनलैंड का सफारत खाना ना होने की वजह क्या थी? What was the reason? So we had one until 2012 तक हमारा सफारत खाना यहाँ मौजूद था। उस वक्त .com क्राइसिस की वजह से मुआशी बदहाली हुई थी। फिनलैंड हाई टेक्नोलॉजी पर बहुत इन्हिसार करता है। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज थी उन्होंने हमारी हुकूमत को टैक्स देना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस डाउनफॉल का शिकार था, जिसकी वजह से हमें 10 मुख्तलिफ ममालिक में अपने सफारत खाने बंद करना पड़ गए थे। And we had to close 10 different diplomatic missions, including Islamabad. So what is the reason behind फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पी कंट्री इंडेक्स में पहले नंबर पर है। फिनलैंड के लोगों की खुशी के पीछे क्या वजह है? Happy Country Index? I think that मैं समझता हूँ कि खुशी एक जहनी कैफियत है और हमारा जहन बुनियादी सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी से मुतासर होता है। मगरबी ममालिक में सोशल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि तमाम मगरबी ममालिक इस इंडेक्स में टॉप पर आते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो फिनलैंड के लोगों को खुश रखती है और वो है वहाँ के लोगों का नेचर के करीब रहना। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ की तरफ रहता है और वो बहुत ठंडा इलाका है। वहाँ भी जब मैं अपने अपार्टमेंट से निकलता हूँ तो कुछ ही फासले पर मुझे जंगल मिल जाता है, और अगर वहाँ पर जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया से कहीं बहुत दूर आ गए हैं। वहाँ आप कुछ सोचें, म्यूजिक सुने, आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से फिनलैंड के लोग जिंदगी को अच्छा समझते हैं। Finns this kind of a feeling that life is good. Okay, why do you guys like आप लोग कॉफी इतनी ज्यादा क्यों पीते हैं? The reason of being happy nation? Well, I think coffee is the kind of fuel that कॉफी हमारे मुल्क में लोगों के अंदर फ्यूल का काम करती है। मैंने ये नोट किया है कि वहाँ लोग गर्मियों में कॉफी पीना कम कर देते हैं, लेकिन सर्दियों में वहाँ जब भी आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आपको बर्फ का तूफान नजर आएगा। इसलिए वहाँ सर्दियों में कॉफी का इस्तेमाल हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इससे लोग अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। फिर इसके अलावा जब दोस्त यार रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं तो वो लोग कॉफी पीते हैं। कॉफी हमारे लिए फ्यूल की मानंद है। I think that is why it's so much drunk in Finland. Fantastic. So 75 फिनलैंड का 75% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
If I can answer this by a... अगर मैं इसका जवाब पाकिस्तान को जो माहौलियाती आलूदगी के चैलेंजेस का सामना है इस नजरिए से दूं तो एक बड़ा मसला मुझे जो गिलगित बल्तिस्तान में नजर आता है वो ये है कि जहां पर आबादी है वहां जंगलात काटे जा चुके हैं। जब भी आप जंगल या दरख्त काटना शुरू हो जाते हैं तो इस इलाके में सैलाबों का आना, लैंडस्लाइडिंग होना आम हो जाता है। लैंडस्लाइडिंग से दरिया ओवरफ्लो होना शुरू हो जाते हैं। फिनलैंड में हमने एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आपने एक दरख्त काटना है तो इसके बदले 2 लगाने हैं और दर हकीकत हम लोग 3 लगाते हैं। लकड़ी से बनने वाली जितनी चीजें हैं और जो इंडस्ट्रीज लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं उनमें इजाफा हो रहा है और मजे की बात ये कि इससे हमारे जंगलात भी बढ़ रहे हैं। ये हैरानकुन है लेकिन नामुमकिन नहीं। So the forests have actually increased at the same time, which sounds a bit funny, but it can be done. Okay, that's a very important message. फिनलैंड जबरदस्त। फिनलैंड का तालीमी निज़ाम भी दुनिया में पहले नंबर पर है। क्या खास बात है आपके निज़ाम तालीम में? We are, as a small country, we need everybody on board. एक छोटा सा मुल्क होने की वजह से हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। इनमें औरतें भी शामिल हैं, इनमें वो तलबा भी शामिल हैं जिन्हें पढ़ने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। फिनलैंड में बेशुमार तलबा ऐसे हैं जो 13वीं या 14वीं जमात तक पहुंच जाते हैं लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने बनना क्या है। कई लोग ऐसे हैं जो पहले स्कूल जाते हैं, इसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करते हैं और बाद में इन्हें अंदाजा होता है कि मैं तो फलानी चीज में अच्छा हूँ, मुझे ये करना चाहिए। फिनलैंड में अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करते हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप पीएचडी नहीं कर सकते। अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग का कोई डिप्लोमा हासिल कर लिया है तो आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए स्कूल पढ़ना जरूरी नहीं। आपका वोकेशनल डिप्लोमा ही हाई स्कूल डिग्री के बराबर है। मिसाल के तौर पर आप एक टेक्नीशियन बन गए और आपने डिप्लोमा ले लिया, क्योंकि आपका डिप्लोमा हाई स्कूल डिग्री के बराबर है तो आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आप मास्टर्स और फिर पीएचडी भी कर सकते हैं। And then you can continue to get a PhD in engineering. So how are the trading relations? दोनों मुल्कों के माबैन तिजारती ताल्लुकात कैसे हैं? It has been, I mean, it changes. ट्रेडिंग रेशियो हर साल चेंज होता है। कभी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स फिनलैंड को बढ़ जाती हैं तो कभी फिनलैंड ज्यादा चीजें पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि हमारा इंटरेस्ट फिनिश प्रोडक्ट में ज्यादा है तो पाकिस्तान से टेक्सटाइल और लेदर गुड्स ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री फिनलैंड में बहुत मशहूर है। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स का सामान भी हमें एक्सपोर्ट करता है। अभी जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया इसमें सारे फुटबॉल पाकिस्तान ही से बनकर आए थे, जबकि फिनलैंड पाकिस्तान को मशीनरी और टेक्निकल आलात ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। कोरोना की वजह से दोनों मुल्कों के माबैन ट्रेड बहुत मुतासिर हुई थी, लेकिन अब इस ग्राफ में बेहतरी आ रही है। पिछले साल 100 मिलियन यूरो से ज्यादा की तिजारत दोनों मुल्कों के माबैन हुई है। पिछले साल फिनलैंड की पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स ज्यादा थीं, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ज्यादा चीजें फिनलैंड को एक्सपोर्ट कर रहा था। मेरा विजन इस तिजारती हुजम को बढ़ाना है। इस वक्त दोनों मुल्कों की तिजारत में मिडल मैन मौजूद है और हम सबको ये पता है कि मिडल मैन अपना हिस्सा काटता है। तो अगर दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत डायरेक्ट हो जाए तो इससे हम पैसे बचा भी सकते हैं और तिजारती हुजम को भी बढ़ाया जा सकता है। बहुत जल्द पाकिस्तान और फिनिश कंपनीज के दरमियान एक बिजनेस समिट होने जा रहा है। हम इस पर एक सेमिनार भी बहुत जल्द मुनक्किद करेंगे जिसका नाम होगा डूइंग बिजनेस इन फिनलैंड। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें पाकिस्तान और फिनलैंड की कंपनीज ऑनलाइन जरिए से खुद को रजिस्टर करवा सकेंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बस अपना प्रोडक्ट बताना है। अगर फिनलैंड में किसी भी कंपनी को इंटरेस्ट हुआ तो वो खुद आपसे राब्ता करेगी। Just have to register. Oh wow, that would be a great. ये तो बहुत जबरदस्त मौका है दोनों मुल्कों के लिए। क्या पाकिस्तानी तुलबा के लिए फिनलैंड में कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है? We have scholarship problem. फिनलैंड की हुकूमत किसी किस्म का स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन नहीं करती। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से ऑफर किए जाते हैं। इस वक्त 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी तलबा फिनलैंड में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें से कुछ डिप्लोमास कर रहे हैं और कुछ हाई स्कूल डिग्रीज। Diploma courses, some are there for degrees. There are also some who are in forestry.
So they might be useful in Gilgit-Baltistan. Oh, fantastic. That's quite informative. Yeah. And जबरदस्त। इंटरव्यू के रस्मी सवालात अब खत्म हो गए। अब मैं रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ रही हूँ। इन सवालात के जवाब आपने जल्दी जल्दी देने होंगे। You're liking, disliking. So you have to be very quick to answer all these questions. So are you ready? Yes. Okay. So last thing you do before signing off your day. Last thing I do, usually I check that I have remembered everything, and I sometimes notice that I have forgotten something. Okay. What do you like to do in your free time? Internet browsing or book reading? I like both. I like new information. Okay, great. Which city do you like more, Karachi or Lahore? Lahore, I have to admit. The old city there And why? is just wonderful. The old city is just so wonderful. Okay, the fort, walls, yes. historical. The minister's mosque is something. And what about Islamabad? Islamabad is well organized, but it's a bit like a big suburb. Okay. What is your favorite dish in Pakistan as far you have tried? Something which is really that I like are the dals. Okay. Because there is nothing like that in Finland. Okay. Okay. Vegetables or meat? Both. It doesn't really matter. I mean, I like the curry type chicken, grilled chicken, and those kinds of things. With vegetables? Yes. Okay, fantastic. So what's your favorite country in Europe other than Finland? Perhaps Spain. Nice. What one thing is common among Finland's and Pakistan's culture you observed? I think it is that when you meet somebody and make friends, they stay friends. That's nice. If you were not an ambassador, so what would you be? A doctor or a federal minister or something else? Yeah. I would think that I would be a teacher at the university. I studied political history and I like it. I could have followed that. Okay, nice. So your favorite place in Islamabad, if you have visited so far places in here? I like to see markets, the hustle and bustle of people. And the art markets? Whichever, Okay. even food. I mean, you see the people, what they're doing, going on. Okay, nice. So what you like, a long walk or a long drive? A long walk, definitely. Okay. Describe yourself in one word. Extrovert. Oh, that's nice. Sensor Santara is a very famous traveler, journalist, and a storyteller, and a very world-known, famous personality to the world. And the countries have started PhD on him. So that's an achievement for Pakistan, and we are so proud of him. I would like you to say something about him. If a historical person can be used to increase knowledge today, that is the best way of being remembered. So all the best luck. I mean, this kind of a system will just bring new geniuses into the world. So it is such a pleasure to talk to you and to बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके, आपको जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद खुशगवार। Thank you very much. Thank you for having me. So अब तक के लिए फ्लैक्स में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक स्पेशो। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ मुख्तलिफ मौजू लेकर आए हैं आपके लिए। कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले शकील अहमद खान साहब के हवाले से आप इनको जानते हैं, पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं। मुख्तलिफ अशिया को इकट्ठा करने का इनका शौक़ है और रेयर जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर इनका ज़्यादा रेयर एंड हिस्टोरिक आई शुड से इनके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है इसका। मुख्तलिफ ममालिक के सिक्के पहले जमा कर रहे थे, केम अप विद लॉट्स ऑफ कोइंस लास्ट टाइम, एंड आज हमारे साथ ये बहुत सारे मेडल्स के साथ आए हैं। इनके पास एक ख़जाना मौजूद है मुख्तलिफ मेडल्स का, और ये इनका शौक़ है। वो मेडल्स मुख्तलिफ शख्सियात से भी ताल्लुक़ रखते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से भी एक आपको याद है एक स्टोरी सामने आई थी कि उनका एक मेडल था जो उनके मुखालफीन ने कहा कि खान साहब ने मेडल भी बेच देता है, लेकिन उनके जो हामी थे उन्होंने कहा कि वैसे ही हादसाती तौर पर इन तक पहुँचा। तो वो भी शकील साहब के रेफरेंस से सामने आया था। खैर उन्होंने क्लियर किया था कि ये कैसे है। तो शकील हम मौजूद हैं, तो हम आई थिंक शकील से बात कर लेते हैं। शकील, आपको हम खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको सिक्के जमा करने का शौक था और वो हमने देखा, अब आपने मेडल्स बहुत सारे जमा किए हैं, ज़रा ये कलेक्शन के हवाले से बताएं। जी मेडल्स जमा मैंने करने शुरू किए थे वो 2013 में शुरू किए थे। इससे पहले मैं सिक्के ही जमा करता था, करेंसी नोट्स, डाक टिकटें।
तो कुछ मेडल्स 2013 में मेरे पास हुए हैं, इसी शौक़ को मैंने आगे बढ़ाया, तो फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट मेडल्स मैंने अपनी कलेक्शन में ऐड किए, जिसमें हिस्टोरिकल मेडल्स थे, चांदी के मेडल थे, 100 साल से ज़्यादा पुराने मेडल, मिलिट्री के और सिविल मेडल्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कलेक्शन में कोई 1300 के करीब मुख्तलिफ मेडल्स हैं, 1300 मुख्तलिफ मेडल्स हैं, जिसमें हम अगर इम्पोर्टेंट मेडल्स की बात करें तो जिस तरह ये वाला जो मेडल है, ये वाला जो मेडल है ये जनरल ज़िया उल हक से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, जी, ये जस्ट हाँ, ये उनको जो यूएस जनरल ज़िया साहब जब अमेरिका गए थे 1982 में, तो ये मेडालियन के डेलीगेशंस को 1982 में दिया गया था यूएस की तरफ से। तो ये मेडल मेरी कलेक्शन में है। अच्छा, ये सारे मेडल्स जो मुख्तलिफ शख्सियात से ताल्लुक़ रखते हैं, आप तक पहुँचते कैसे हैं? असल में होता ये है कि जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें जो है लोग पाकिस्तान में एक वैसे भी एक बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग अपने एजाज़ात उन चीज़ों को उस तरह से नहीं संभालते जिस तरह से संभालना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे मिसप्लेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कुछ ज़रूरतमंद ऐसे लोग होते हैं जो सिविल्स मतलब वो बेच देते हैं इन चीज़ों को, मेडल्स को, तो वो फाइनली जो मेडल्स जमा कर रहे होते हैं, जिसकी वैल्यू को जानते हैं, जो कदरदान होते हैं, जिसको शौक़ होता है, वहाँ तक फाइनली वो चीज़ें पहुँच जाती हैं। इसी तरह मेरी कलेक्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेडल, जिस तरह इमरान खान साहब का मेडल भी आया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेडल आए। तो पहली आपने बेचा था वो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो बेचा होगा। आपको वैसे उसकी हिस्ट्री नहीं पता, आप ये कहते हैं? जी, मुझे वैसे उसकी हिस्ट्री नहीं पता था। हो सकता है उन्होंने बेचा, हो सकता है ना बेचा, मुझे कुछ इल्म नहीं है उस बारे में। अगर बेचा भी हो तो जैसे वो घड़ी उनकी अपनी थी, ये भी उनका अपना था, तो वो बेच सकते हैं। जी जी, वो तो उनका अपना है। इसी तरह अगर हम बात करें हिस्टोरिकल मेडल्स की, तो ये जिस तरह अब ये बरतानिया का पहली जंग अजीम का चांदी का मेडल है, ब्यूटीफुल। ठीक है, 1900। कैमरा ये जूम इन नहीं करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जरा ये जूम इन करके, कितना खूबसूरत है। जी जी। अच्छा, इसकी क्या हिस्ट्री बता रहे हैं? ये 1919 में, यानी कि जो ब्रिटिश आर्मी की जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, चांदी का ये मेडल बड़ा इंपॉर्टेंट, उन पे जो हाई रैंक्स के लोग थे उनको ये बरतानिया की तरफ से दिया जाता था। ये पर उस पर लिखा हुआ वजीरिस्तान, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है, क्योंकि पहले जंग अज़ीम में यहाँ से भी आर्मी हायर की गई थी, पाकिस्तान से, इंडिया से। द पर्सन जिनका है वो यहाँ सर्व कर रहे हो या उनका ताल्लुक यहाँ से हो। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे मेडल्स हैं, जिस तरह ये पहली जंग अज़ीम का ये रियासत बहावलपुर का मेडल है, पार्टिसिपेंट को जो दिया गया था, ठीक है। इसी तरह ये मेडलियन अशफाक परवेज कियानी साहब को भी तो है। जी जी, बिल्कुल। जिस तरह ये मेडलियन है आर्मी चीफ, जी जी, आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी का मेडलियन है। ये भी 1 साल पहले मेरे पास आया, नाम भी लिखा हुआ है जी, ये पीछे आप इस पे देखें तो इस पे पीछे नाम भी लिखा हुआ है, एनग्रेव कार्विंग हुआ है। इसी तरह जो है ये भी रियासत बहावलपुर का चांदी का मेडल है, ठीक है। इसमें नवाब ऑफ बहावलपुर की तस्वीर भी है। अच्छा, इन मेडल्स की जो सफाई है, इनके ऊपर ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ रस्ट आ जाती है, वो किस तरह से आप करते हैं और आपको आइडिया कैसे होता है कि ये इतने पुराने मेडल्स? खास लिक्विड है, उससे उस चीज़ों को साफ, लेकिन बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया जाता कि बिल्कुल वैसे लगेंगे जैसे अभी बनाए गए हैं। अच्छा, बहुत सारे आप डेफिनेटली इस पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती होगी, आप खरीदते होंगे। जी जी। हाउ टू मेक श्योर कि ये असली मेडल है जो मैं ले रहा हूं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पता, क्योंकि तजर्बा और एक्सपीरियंस ही बता देता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एंटीक्स, कॉइन्स और पुरानी चीज़ें जमा कर रहा होता, तो उनकी जो फिजिकल लुक होती है ना, और वो खुद बता रही होती है। इसमें से शकील, द डियरेस्ट मेडल दैट यू हैव कि यार ये शुक्र है मेरे पास है, दैट यू फील प्राउड ऑन? वैसे तो सभी जी, जिस तरह अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेडलियन है, ये बरतानिया ने जो यहाँ से पहली जंग अज़ीम में जिन्होंने की थी और वो मारे गए थे, उसमें ये शहीद हो गए थे अगर मुस्लिम थे, ठीक है। तो जब उनकी डेड बॉडी के साथ, इसको डेड मैन पैनी भी कहते हैं। अच्छा। तो बरतानिया ने जो उनकी डेड बॉडीज, उनके साथ ये वाला एजाजी मेडल, इस पर लिखा हुआ ही डाइड फॉर फ्रीडम एंड ऑनर। दैट्स ग्रेट। ये शरफ खान नामी किसी बंदे को, यहाँ का बंदा था, उसको मिला हुआ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेडलियन है। तो मेरे पास हमारे पास सिर्फ 40-50 सेकंड्स हैं, कुछ आप कंक्लूड करना चाहें अपने शौक के हवाले से, कुछ भी कहना बताएं। जी, एक्चुअली बस ये है कि ये पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ, हेरिटेज है, असासा है, और ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट करने जा रहा हूँ एक गैलरी अखुवत यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर अमजद साकिब साहब बना रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो मेरी कलेक्शन है, ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो नई नस्ल है, नई यूथ है, वो इसको देखे कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ एजाज़ात हैं और वहाँ पे डिस्प्ले होंगे, तो उनको जाने और समझे। जी, जाने और समझे। शकील साहब, बहुत आपका शौक है और आप इसको डोनेट करने जा रहे हैं, अच्छी बात और क्या हो सकती है। शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुख्तलिफ मेडल्स इसके पास है, मुख्तलिफ बड़े इंपॉर्टेंट मेडल्स हैं इनके पास। बस हमने तो आज तक यादें ही जमा की हैं जी, मेडल्स तो नहीं कर पाए, लेकिन आप कोई ऐसी हॉबी जरूर रखी है। अच्छा, आपके लिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक
बैक टू एक्सप्रेस। अब आपको दिखाएंगे हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें फैरा फैज और वकार अहमद मलिक बात कर रहे हैं कि मेंटल शॉर्टकट्स क्या है और इनसे इज्तनाब क्यों ज़रूरी है। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अमला एंड इमरान। नाज़रीन, लाइफ में जो आपका मौजूदा लम्हा है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है और इंसान जो है उसको ज़िंदगी में बहुत से फ़ैसले करने होते हैं, चाहे वो उसके बिज़नेस रिलेटेड ज़िंदगी के फ़ैसले हों, चाहे वो घरेलू फ़ैसले हों। सियासतदान जो हैं वो सियासी फ़ैसले करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे गलत फ़ैसले हो जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे वकार साहब से कि आखिर इंसान जो है वो गलत फ़ैसले क्यों करता है। इंसान गलत फैसले क्यों करता है, ये पिछले 100 साल से अब हमें कुछ आइडिया होना शुरू हुआ है। पहले तो ये था कि हिट एंड ट्रायल का मेथड था कि हम गलत फैसले करते थे, फिर हम उससे सीखते थे। आप एक करते थे फैसला, उसके बाद वो गलत साबित होता था तो आपको आइडिया हो जाता था, आप उसको लेबल करते थे कि ये गलत फैसला था। ये एक लर्निंग प्रोसेस था। पिछले 100 सालों में साइकोलॉजी ने इतनी तरक्की बहरहाल ज़रूर की है कि जहाँ पे वो उसने चाइल्ड साइकोलॉजी से लेके और बहुत सारे रेवोल्यूशनराइज किस्म के जो इनकलाबी किस्म के आइडियाज़ हैं जिन्होंने हमारी पूरी सोसाइटी को बदला है, तो वो लाई है। इसी तरह इस पर्टिकुलर फील्ड में भी ऐसा हुआ है और स्पेशली 1973 से ऑनवर्ड फिर ज़्यादा इसके यहाँ तरक्की हुई है। पहली तो बुनियादी चीज़ ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम फैसले करते कैसे हैं। तो हम फैसले बुनियादी तौर पे ऐसे करते हैं कि हमारे सामने जब भी कोई ऐसा डिसीजन के हवाले से कोई भी ऐसे मैटर आता है, कोई चीज़ करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक वेव उठती है और वो हमें फौरी तौर पे एक फैसला दे देती है। यानी फौरी तौर से मुराद ये है कि आप इसको मेंटल शॉर्टकट कह लें। यानी हमारा ब्रेन जो है दो तरह से किसी भी चीज़ को करता है उसके एनालिसिस। एक तो ये है कि आपको फौरी फैसला दे देगा। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि हेलो या हालो इफेक्ट होता है। एक शख्स आपके सामने आया और एक आपके अंदर एक वेव उठती है ना जो फौरी तौर पर बता देती है सिर्फ शक्ल देख के कि ये इस तरह का होगा। इसको हम मेंटल शॉर्टकट कह लें। ठीक है, अब आपको नहीं मालूम कि वो ऐसा है या नहीं है, लेकिन वो अंदर से इतनी एक ताकतवर किस्म की एक इम्पल्स उठी है जो आपको कह रही है कि ये इस तरह का होगा। बाकायदा ये एक मेंटल शॉर्टकट होता है और उसके बाद जब आप उससे वाबस्तगी होती है या उसके साथ आप रहना शुरू करते हैं या उसके साथ आपकी कहीं कोई मतलब कहीं जॉब पे है वो बंदा, तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद आपको आइडिया होता है कि वो अगर आपने पीछे देखा हो कि आपका मेंटल शॉर्टकट क्या बना था, तो 99% चांसेस ये है कि जो आपका मेंटल शॉर्टकट उस वक्त बना था वो उसके उलट था। गलत होता है। अमूमी तौर पे आप देखें कि कोई भी जो फर्द आपके सामने आता है तो उसकी जो खद्दो खाल या वो जो चीज़ों की बुनियाद पे भी आप फैसला करते हैं वो फैसला गलत होता है। और इसी वाले से जो मेंटल शॉर्टकट्स होते हैं इस तरह के वो बहुत खतरनाक होते हैं ना। आप एक इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू ले रहा है, लोग आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं और वो सबसे पहले किसी को देखते ही अगर वो अपनी इम्पल्स को सुनना शुरू कर देगा तो वो तो फिर ऑफ कोर्स वो गलत फैसला करेगा। आप इसको एक और तरफ से ले, मेंटल शॉर्टकट्स की तो खैर बहुत सारी मिसालें। आप एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और आपके सामने एक मेन्यू कार्ड आता है और आप अच्छा वो पूरा अपनी पढ़ना चाह रहे हैं, वो काफ़ी सारा टेक्स्ट है, ये आपने उसी रेस्टोरेंट से पहले खाया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि आप फौरी तौर पे कहेंगे कि यार वो जो पहले मैंने वो तो ऑलरेडी आजमाया हुआ है वो, तो आप कहेंगे कि यार ये वही ला दो। ठीक है, वो मतलब ज़्यादातर ये इम्कान इस बात का होगा कि आप उस वक्त एक मेंटल शॉर्टकट को यानी बजाय इसके एक नया डिसीजन के लिए आपको ऑफकोर्स उससे पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा। कौन करे? आपके यहाँ 2 एम्प्लॉई हैं, एक एम्प्लॉय जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक एम्प्लॉय जो है बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा काम किया पिछले 2, 3, 4 सालों में और वो बहुत बेहतरीन है। लेकिन हुआ ये था कि जब वो हायर हुआ था तो हादसतन उससे एक दफ़ा कंप्यूटर क्रैश हो गया था और उससे आपका बहुत ही अहम डाटा जो है वो डिलीट हो गया था। अब ये एक आपकी इमोशनल चीज़ है कि आपका डाटा डिलीट हो गया, आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, आपको नुकसान हो गया, ये जो भी उस वक्त आपने कहा था, इसकी मेमोरी जो है वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपके अंदर हानि वो बस जाएगी। और जब उसके इंक्रीमेंट लगाने का या किसी भी हवाले से उसको कोई करने का प्रमोशन वाले से बात होगी, तो प्रॉब्लम ये है कि वो जो मेंटल शॉर्टकट जो है वो इम्पल्स की शक्ल में वो फौरी तौर पे आपके सामने आएगा। इमेजिन कि वो तो एक वाकया था, हादसा था, हो गया है, वो 4 साल जो इतना अच्छा एम्प्लॉय है उसका वेट और उस एक इवेंट का वेट तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो देखिए इवेंट था, हो गया, लेकिन ब्रेन क्यों इसको पकड़ के रखता है? ठीक है, क्योंकि इमोशनल है, इम्पल्सिव है, वो करके रखता है। लेकिन नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि आप एक मुकम्मल तौर पे गलत फैसला करने जा रहे हैं या कर सकते हैं। आपको हज़ारों फैसले करने होते हैं ज़िंदगी में, दिन में पता नहीं कितने फैसले करने होते हैं और दिन में आपके जितने भी मेंटल शॉर्टकट्स हैं इनसे जब आप फैसले करना शुरू कर देते हैं तो ये इस तरह नुकसानदेह होता है। मेंटल शॉर्टकट्स जो है ये लीड करते हैं बायसेस की तरफ।
बाकायदा ये तअस्सुबात, जिस तरह हम कहते हैं ना तअस्सुबात या बायसेस जो हैं और गैर अकली जो अकली तअस्सुबात हैं जिन्होंने हमेशा हमसे गलत फैसले करवाए हैं, आज मुल्कों के माबैन फ़र्द टू फ़र्द, माशरा टू माशरा जितने भी फैसले हैं अगर वो गलत होते हैं तो उन फैसलों की बुनियादी तो तअस्सुब है बुनियादी तौर पर। जिस तरह वो ज़ेनोफोबिया की बात की थी कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के हवाले से वो किस तरह दुश्मन समझता है और फिर उसके उस कंट्री यानी उस ग्रुप के हर फर्द को ही दुश्मन समझता है, तो ये ऑफकोर्स एक गैर अकली सी बात है। अच्छा वकार साहब, मुझे ये बताएं कि सेंस ऑफ टाइमिंग जो है ये क्या चीज़ है? मतलब अगर फौरी तौर पे मुझे कोई फैसला करना पड़े और अगर मैं सही फैसला कर लूँ तो वहाँ पे मेरी जीत होगी, लेकिन अगर मैं उसके बरक्स कोई फैसला करूँगी तो बना बनाया जो खेल है वो बिगड़ जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ ये है कि जो मेंटल शॉर्टकट्स हैं ये शायद, मैं बात भी नहीं कह सकता, बट ये शायद सर्वाइवल से मुतल्लिक़ थे। सर्वाइवल से मुतल्लिक़ इस तरह थे कि अगर मेरे सामने शेर आ गया या मेरे सामने सांप आ गया या कोई ऐसी दुश्मन चीज़ आ गई है जो कि दुश्मन तो नहीं है, जानवर हैं, लेकिन मतलब ये है कि जिससे मुझे नुकसान का अंदेशा हो सकता है, तो किसी भी ऐसी दुश्मन की उस सूरत में मुझे फैसला जो है वो मेरे पास चंद लम्हे हैं, ठीक है, तो उस हवाले से फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होगा मेरे अंदर कि या तो मुझे भागना है या मुझे इससे लड़ना है। तो इस हवाले से कॉग्निशन जो है वो काफ़ी हद तक शट डाउन हो जाती है इस तरह की किसी सिचुएशन में, और आप कांपना शुरू कर देते हैं, आपकी बीट जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाती है क्योंकि आपने भागना है। तो उस हवाले से ये तमाम चीज़ें जो अपने आप को तैयार कर रही होती हैं, आपको स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, आपका सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है, क्योंकि अदरवाइज़ आप बहुत जल्दी से इस तरह करेंगे, उससे लड़ेंगे या जल्दी भागेंगे तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। सो बॉडी अपने आप को तैयार करती है वो चंद लम्हों के अंदर, हालांकि आप रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, इट्स अमेजिंग, लेकिन वहाँ पे वो जो भी फैसला करना है उसके लिए आपको बहुत कोई डीप फिलॉसफी या कम्प्लेक्सिटीज में घुसना नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप कम्प्लेक्सिटी में घुसने तो शेर आपको खा जाएगा। मिसाल के तौर पे आप वहाँ पे तो नहीं आप विकिपीडिया करेंगे या आप गूगल तो नहीं करेंगे कि ये शेर, हाँ वो तो उस वक्त आपने या उससे फाइट करनी है, फ्लाइट करनी है, आप गूगल तो नहीं खोल के बैठेंगे ना कि शेर के क्या क्या खसूसियात होती हैं और किस तरीके से इससे बचना चाहिए। सो ये मेंटल शॉर्टकट्स जो हैं ये बहुत हद तक हमारे एवोल्यूशन के अंदर इनकी एक अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो यहाँ पे अहमियत है जहाँ पे सर्वाइवल का मामला आता है वहाँ पे इनकी एक बहुत ही ऑफ कोर्स इनकी अहमियत है। लेकिन जहाँ पे और तरह के डिसीजंस हैं जिसको हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट कहते हैं, फाइट और फ्लाइट नहीं है बिल्कुल एक, तो वहाँ पे जो डिसीजंस में अगर आप मेंटल शॉर्टकट्स को लेके आएंगे तो वो मेंटल शॉर्टकट्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको गुमराह इसलिए करेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी उस तरह देखते नहीं है। आप टीवी पे लॉटरी निकली है किसी की, वहाँ पे उसका बंगला दिखाया जा रहा है, उसकी कार दिखाई जा रही है, तो ये हो सकता है कि आप अपना सोचना शुरू कर दें कि मैं भी कल लॉटरी ले लूँ। फैसला इस तरह नहीं किया जाता, फैसला इस तरह किया जाता है कि वो लॉटरी कितने लोगों में जाती है और फिर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1/, कितनी प्रोबेबिलिटी मेरी है कि मेरी निकल सकती है। ये एक साइंटिफिक अप्रोच हो सकती है। एक ये हो सकती है कि मैंने एक चीज़ देखी और मैं उस पर ईमान ले आऊँ कि हाँ ये हो सकता है, तो ये इसको आप मेंटल शॉर्टकट को आप रूल ऑफ थंब कह लें। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको ये कहे कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल ही नहीं जाता, सिरे से स्कूल ही नहीं जाता, और पाकिस्तान दुनिया का पहला नंबर 1 मुल्क है जहाँ पे इतनी कसीर तादाद में बच्चे स्कूल में नहीं जाते, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आई और आपका जो है बजाय इसके जज्बा हुब्बुल वतनी के दो फिर हो सकते हैं ना। एक हुब्बुल वतनी का जज्बा ये हो सकता है कि मैं अपनी तरफ से अपनी तईन जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं करूँ, ये आवाज़ उठाऊँ या मैं आवाज़ उठाऊँ उन बच्चों के लिए। एक दूसरा भी होता है जज्बा हुब्बुल वतनी, जिसमें होता है कि आपकी अना आपको बहुत ज़रा कौन है जो मेरे मुल्क को इस तरह की बात करेगा, तो वो वाला जो जज्बा हुब्बुल वतनी है वो क्या निकालेगा, वो मेंटल शॉर्टकट की तरफ चला जाएगा। मेंटल शॉर्टकट क्या है, हो सकता है वो कहे कि मैं घर से ऑफिस तक आता हूँ, रोडें ब्लॉक होती हैं, सड़कें ब्लॉक होती हैं, इतने स्कूल हैं, इतने बच्चे हैं, ठीक है, तो वो अब एक मेंटल शॉर्टकट का सहारा ले रहा है। पूरे पाकिस्तान के स्टैट्स कुछ और होंगे, वो पूरे पाकिस्तान में तो पूरा पाकिस्तान के स्टैट्स और पॉपुलेशन देखें और उसका सैंपल साइज देखें कि घर से अपना यहाँ तक ऑफिस तक का वो सैंपल साइज आपको दे रहा है, लेकिन वो मेंटल शॉर्टकट में उसको एक सहूलत मिल रही है, उसको जो भी इमोशनल मामला है बुलवतनी वाला, इसीलिए फिर उसको फॉलो कर, वो उसको फॉलो कर। ठीक है। अच्छा वकार साहब, आखिर में अगर हम इसके हल के ऊपर आए तो क्या हल है गलत फैसलों से बचने का? गलत फैसलों से बचने का अगर टेक्निकली पूछें तो देखिए इसके 2-3 हल। एक हल तो ये है कि आप डिसीजन ग्रुप्स में करें, यानी ग्रुप जो है वो डिसीजन करें, तो वो उसमें इम्कान बढ़ जाता है इस बात का कि सारे तो मेंटल शॉर्टकट्स इस्तेमाल ही करेंगे, और अगर 1-2 करेंगे तो हो सकता है कि एक इस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में ना हो और वो आपको तसीह कर दे। ओपिनियंस भी मिलते हैं, हाँ जी, ओपिनियन भी मिलते हैं। तो ग्रुप जो है एक अच्छी मिसाल है, ग्रुप में आप फैसले करें। और एक मिसाल ये होती है कि आप कई दफ़ा ये होता है कि ग्रुप जो है ना अपने अंदर एक बंदा मुख्तस कर देता है और उसको कहता है कि तुमने हर सूरत में अपोज करना है,
और वो क्योंकि हर सूरत में उसने अपोज कर रहे हैं, तो उसको जो भी आप चीज़ करे, ग्रुप जो भी डिस्कस करेगा, जो भी चीज़ लेके आएगा, तो उसमें वो उसका तो प्रोसेसर लगा ही इस बात पे हुआ है ना कि उसने तो हर सूरत में अपोज करना है। तो वो क्योंकि वो हर सूरत में अपोज करेगा तो उसमें से कुछ ना कुछ वो निकल आएगा जो कि आपको मेंटल शॉर्टकट से बचा सकता है। तो इस तरह की हैं चीज़ें। और तीसरी जो है इनफरादी सतह पे, तो इनफरादी सतह पे यही है कि आप कम्प्लेक्सिटीज में घुसे। आप क्यों मेंटल शॉर्टकट्स, आपको मेंटल शॉर्टकट्स को सबसे पहले पहचानना आना चाहिए। रिकॉग्निशन सबसे पहले ये कि ये जो भी चीज़ है ये मेंटल शॉर्टकट है, ये चीज़ मेंटल शॉर्टकट है, ये तो पहले तो वो चीज़ है। दूसरा ये कि मेंटल शॉर्टकट्स की अफादियत को सिर्फ सर्वाइवल की हद तक रखें। आपका सर्वाइवल को मसला हो गया है, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो फिर ठीक है मेंटल शॉर्टकट। लेकिन अदरवाइज एक नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप एक आइडियोलॉजी है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, आप एक बहुत बड़े बड़े मामलात हैं, तो उसमें अगर आप अपने मेंटल शॉर्टकट्स को ले आएंगे तो फिर तो आपको सब गैर अकली फैसले करेंगे। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी बातचीत सुनने के बाद आप आइंदा जिंदगी में गलत फैसले करने से परहेज करेंगे। देखते रहिए माइंड। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में ख़त्म होने वाला है, लेकिन आपको जाते जाते बताएं कि इस्लामाबाद मैराथन 29 जनवरी को, जो कि 2023 को इस्लामाबाद में हो रही है, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में जो सेहतमंद ज़िंदगी है और जो रनिंग का एक जज्बा है उसको फ़रोग देना है। गुज़िश्ता साल 1000 से ज़ायद रनर्स ने शिरकत की थी इस रेस में, इस मैराथन में, जिसमें 200 से ज़ायद गैर मुल्की थे, एम्बेसडर्स थे और साथ साथ सदर पाकिस्तान और खातून अव्वल भी शामिल थी। इसमें अलवी साहब दौड़ेंगे? हाँ जी, अच्छा, वाह। पिछले साल दौड़े थे ना। ओके। अच्छा जी, इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें रनर शिरकत करेंगे और इसमें जो पहले नंबर पर आएगा उसको इनामात भी मिलेंगे। तो अगर आप इस्लामाबाद मैराथन को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर और दीगर वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं। इवेंट के हवाले से मजीद जान सकते हैं और ज़रूर शिरकत करें अगर आप इस्लामाबाद के अंदर है। बड़ी अच्छी एक्टिव, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है ये और इसको करना चाहिए। और जैसा मौसम आजकल है उसमें तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये अच्छा है साइकिलिंग और ये जरा प्रमोट करना चाहिए। मैं तो आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन शहबाज शरीफ साहब वुड बी राइडिंग ऑन अ बाइक और दिखाएंगे कि साइकिल चलाएं, और वो करेंगे। ये आप लिख लें, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अच्छा जी, दुनिया के तेज तरीन आदमी की बात कर लेते हैं। दुनिया उनको तेज तरीन हैकर्स पड़ गए उनको जी। यूसैन बोल्ट साहब की हम बात करें, आपको नो हिम, ही इज द फास्टेस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट और सबसे तेज दौड़े हुए उनके पास रिकॉर्ड है। उनके अकाउंट से 3 अरब पाकिस्तानी रुपए, 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस अमलासन चोरी कर लिए गए हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी थी, लुटा बैठे, बोट लुटा बैठे, और वो भी ऐसे निकले जैसे यूसैन बोल्ट क्या निकलते होंगे लेके। पैसों की वापसी के लिए अब उन्होंने अदालत जाने का ऐलान किया। ये फोटोज भी कुछ आपको पता है, उनकी फाइनेंशियल टीम ने साथ मिलकर ये हरकत की है। अच्छा, वेल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सैड एट द सेम टाइम। ही इज अ स्टार, मतलब पूरी दुनिया के सबसे तेज आदमी है। आपने पैसे कमाए, इतने तेज आदमी को इतनी तेज आदमी टक्कर सकते थे। सो हमारी बेस्ट विशेस हैं यूसैन बोल्ट के साथ। मे ही गेट हिज मनी बैक वेरी सून, हमारी दुआएं हैं ये। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट वी हैव, खत्म बस चुप। अच्छा, वो एक मोटिवेशनल वीडियो हमारे पास, वो जरा दिखाएं जी। एक साहब थे, उनके पास एक कैंसर पेशेंट, चूंकि कीमो वगैरह जब होती है तो वो बाल उतरवाने पड़ते हैं, तो बाल कटवाने के लिए गई तो वो इस हद तक इमोशनल हुए उनको देख के, क्योंकि वो दुखी हो रही थी। तो उन्होंने उनके साथ इज़हार यकजहती का क्या तरीका इख्तियार किया कि उनके बाल उतारने के बाद अपने बाल भी काट लिए, जिस पर शी गॉट मोर इमोशनल एंड द गाय हग दैट लेडी, और वो दोनों ने रोना शुरू कर दिया। बड़ी इमोशनल। इसमें हमें जो मिसाल मिलती है वो एक ह्यूमैनिटी की बहरहाल मिलती है कि आप किसी के दुख में शरीक हों, चाहे जैसे भी हो सकता है आपके चंद जुमले उसका दुख कितना ज्यादा भर दें, ये जेस्चर कितना उसके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट हो। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स की इतनी बड़ी चैलेंजिंग जिंदगी होती है, जो स्पेसिफिकली जब आप कीमो से गुजरे होते हैं। ये प्रोग्राम का खत्म हो गया। अब आपसे मंडे को मिलेंगे, कल और परसों हमारा बेस्ट क्लोजिंग एवर दैट वी डू इन अ वीक, जिंदगी की खुशी। अच्छा जी, मंडे को मिलना है, कल परसों बेस्ट ऑफ चलेगा, उसको देखना नहीं भूलना है। कल मंडे तक के अल्लाह हाफ़िज़।